इस बेसिक केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से और ट्रिक से याद कराऊंगा। इसकी गारंटी मेरी है कि एक ही वीडियो में आप सारे फॉर्मूले याद कर दोगे और ये फार्मूले बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाले हैं। आप बेसिक प्रिंसिपल तो सब जानते हो लेकिन फार्मूले भी भूल जाते हैं। तो आइए मैं आपको फार्मूले याद करवाता हूँ। कैसे याद करते हैं देखो, शुरुआत से करते हैं। पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है, सबको पता है। एन आर और तो दोनों ही कांस्टेंट होते हैं, तो अपन लिख सकते हैं पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब देखो अल्फ़ाबेट में बी पहले आता है, फिर सी आता है, फिर जी आता है। यहाँ बी का मतलब है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में पहले आप क्या मानो, इन दोनों को कांस्टेंट, इन दोनों का ही खेल है, इन दोनों को कांस्टेंट। तो पी वी बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है। और फिर देखो चार्ल्स लॉ में क्या होगा, पी वी लिया था तो अब पी हट जाएगा, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अब क्या होगा, वी हटाओ, ये हो जाएगा पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ये देखो कितने आसान तरीके से याद हो गए हैं। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और गैलुसेक लॉ, सारा खेल पी और वी का ही है। इन दोनों को शुरुआत में लो, फिर एक एक को हटाते जाओ। इन दोनों को लिया, इन दोनों को कांस्टेंट मान लिया, फिर पहले को हटाओ तो ये डायरेक्ट पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। फिर दूसरे को हटाओ तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी। तो याद हो गया है। अब देखो डाल्टन्स का लॉ। डाल्टन्स जो पार्शियल प्रेशर होता है उसका इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि एक्स ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, ये ऐसे होता है। और पी टोटल क्या हो जाएगा, जितने भी होते हैं पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी डॉट 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 डॉट, जितने भी गैसेज है वो पार्शियल टोटल हो जाएगी। ठीक है। और ये एक्स से मोल फ्रैक्शन होता है। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सी डॉट डॉट डॉट, जितने भी है उन सब का होता है। तो इस तरीके से मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। और टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है, मान लो बी प्लस सी, जितने भी होते हैं इन सब का सम होता है 1। ठीक है। तो इस तरीके से ये बेसिक फंडा याद करवा दिया है। तो ये हो जाएगा, फ्रैक्शन कैसे निकालोगे, मोल अपॉन ए। ठीक है, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी, ये होता है। पर ये मोल फ्रैक्शन निकाला जाता है। ठीक है। और मोल फ्रैक्शन मान लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, दो ये अपन अभी ले रहे हैं, तो इन दोनों का सम होता है 1 होता है, यानी जितने भी होंगे उन सब का सम होगा वो 1 होगा। ठीक है। नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलिलिटी इंटू एन। ठीक है, यानी कि नानी इक्वल टू मामी इंटू एन। और ये एन क्या चीज़ होती है, ये हाइड्रोजन गैस के होते हैं। जैसे मान लो H2SO4 है। ठीक है। तो यहाँ पर 2H प्लस SO4 2 माइनस होता है, तो यहाँ पर एन क्या कितना हो गया, 2। HCl है, HCl में H प्लस Cl माइनस होता है, तो यहाँ पर एन कितना हो जाएगा, एक H प्लस है इसलिए एन 1 हो जाएगा यहाँ पर। और जो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है, जो नॉर्मल वेट होता है ना उसका, फिर यहाँ पर जो एन फैक्टर होता है ना उससे डिवाइड कर दो। H2SO4 में एन फैक्टर हो गया 2। ठीक है। तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4। ठीक है। टोटल कितना होता है, 98 होता है शायद। और एन फैक्टर कितना है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2, कितना हो जाएगा 49। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 49। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा वेट इन ग्राम। ठीक है, सॉल्यूट का वेट इन ग्राम, वापस लिख दो, वेट इन ग्राम सॉल्यूट का अपॉन जो मास होता है, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है ये। ठीक है, एन से डिवाइड करेंगे इनटू वॉल्यूम। ठीक है, एन ऊपर चला जाएगा, एन इक्वल टू ये सॉल्यूट का वेट अपॉन मास इनटू वी इनटू एन। ये क्या चीज़ होती है, ये होती है मोलेरिटी।
तो n इक्वल टू मामी इंटू एन, नैनी इक्वल टू मामी इंटू एन, ये याद रखो, इम्पोर्टेंट है। आगे है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ठीक है। मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो R is also inversely proportional to वेपर मोलर मास। रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 लिया जाए तो वॉल्यूम V1 अपॉन वॉल्यूम 2 और टाइम हो गया T2 अपॉन T1। सेम वैसे ही होता है, और भी देखो। और अगर इसकी जगह मोल ले लिया जाए तो हो जाएगा, सेम ही होगा, मोल हो जाएगा N1 अपॉन N2 इंटू T2 अपॉन T1। T है, टाइम है। और देखो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हो जाएगा प्रेशर अपॉन अंडर रूट मोलर मास। V वेलोसिटी रूट मीन स्क्वायर RMS निकाला जाता है, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर डॉट 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 Vn का स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर कितने जगह n, इसका अंडर रूट ले लो, VRMS हो गया है। और ये बराबर होता है अंडर रूट 3RT अपॉन m, तो ये हो गया VRMS। V एवरेज निकला जाता है V1 प्लस V2 डॉट 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 Vn अपॉन n, ये हो गया V एवरेज। और इसकी वैल्यू होती है 8RT अपॉन पाई m, अंडर रूट ले लो इसका, ये हो गया V एवरेज। यहाँ लिखते हैं VRMS, V एवरेज और V मोस्ट प्रोबेबल। सबसे ज़्यादा RMS होती है, उसके बाद एवरेज, फिर मोस्ट प्रोबेबल। इनका फॉर्मूला होता है RT बाई M, तो सब में कॉमन है, ये 3 आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 8 अपॉन पाई और RT अपॉन M, फिर अंडर रूट ले लो, ऐसे कर दो, ये हो जाएगा 2RT अपॉन M, फिर अंडर रूट। अब देखो इनका रेशियो कितना आता है, ये हो जाएगा 1.224, रेशियो 1.128, रेशियो 1। ये याद रखो, इम्पोर्टेंट है, काम आएगा। काइनेटिक गैस इक्वेशन होती है प्रेशर इंटू वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 mN/VRMS का स्क्वायर हो जाएगा। m है, मास हो जाएगा, ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बराबर 3/2RT, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2RT। आइडियल गैस इक्वेशन एंड रियल गैस इक्वेशन, ये होती है PV इक्वल टू nRT, और यहाँ हो जाएगा P प्लस A n स्क्वायर V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू nRT, ये होता है, इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाएगी। Z होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV अपॉन RT। अगर Z बराबर 1 है
तो मतलब आइडियल गैस है, यानी कि कोई डेविएशन शो नहीं करेगा। ठीक है, और अगर पीवी होगा वो बड़ा हो जाएगा आरटी से, इसका मतलब जेड हो जाएगा ग्रेटर देन 1। ठीक है, जेड हो जाएगा ग्रेटर देन 1, इसका मतलब ये हो जाएगा पॉजिटिव, ऐसे लिख दो पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, और अगर जेड हो जाएगा लेस देन 1 यानी कि आर टी ग्रेटर देन पी वी, ठीक है, तो हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा इससे। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट समझो। ये डायग्राम देख सकते हो, इम्पोर्टेंट है ये, अगर थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ऐसे आ रहा है, ये ऐसे थोड़ा नेगेटिव शो करता है, फिर ऐसे जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, ठीक है, शुरुआत में ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ाने पर ये आगे आएंगे ऐसे। और हाइड्रोजन गैस तो शुरुआत में ही पॉजिटिव डेविएशन ही शो कर रही है ऐसे। ये भी एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं, थोड़ा ये टेम्परेचर है कि T4 ग्रेटर देन T3 T2 T1 ये सब देखा। बॉयल टेम्परेचर होता है TB, बी यानी बॉयल, ये होता है A/RB। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन TI ये होता है 2 इंटू टेम्परेचर बॉयल का टेम्परेचर यानी कि 2A/RB। ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर होता है C मतलब 3 का मतलब क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब कर दो और नीचे 3 का क्यूब कर दो, इंटू तो A/RB है ही, यानी कि ये हो जाएगा 8A/27RB। ये याद करने की ट्रिक है। क्रिटिकल टेम्परेचर होता क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिससे नीचे रखने पर टेम्परेचर वो लिक्विफाइड गैस हो जाती है, अगर उससे थोड़ा ऊपर रखोगे तो गैस लिक्विफेक्शन दिखाएगी, और इसका फॉर्मूला होता है ये 8A/27RB। और क्रिटिकल प्रेशर वह प्रेशर मिनिमम प्रेशर होता है जो क्रिटिकल टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई करने में के काम आता है। तो इसका फॉर्मूला ये हो गया है, कुछ नहीं करना है, याद करने के लिए बस 8 है, इसको हटा दो, यानी कि TC हो जाएगा 8 इंटू ये B है, R की जगह अब B डाल दो, तो याद रख सकते हो, ज़्यादा टफ नहीं है। तो प्रेशर का भी याद रखो और TC का भी याद रखो। और ये क्रिटिकल वॉल्यूम भी होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय अ मोल ऑफ द गैस एट द क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। इसका फॉर्मूला होता है V क्रिटिकल इक्वल टू 3V C, ये C यानी कि क्रिटिकल, C कितने अल्फ़ाबेट में 3 नंबर पर आता है, तो 3 पर आ गया, और उस 3 से पहले क्या आता है, B आता है, तो 3B हो जाएगा, याद रह जाएगा। ये जूल थॉमसन इफेक्ट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये याद रखो इस चीज़ को, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इक्वेशन भी याद रखो, ये म्यू इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी, म्यू इक्वल टू डेल टी अपॉन डेल पी, और म्यू कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, और कब जीरो होगा, ये भी याद रखो। गोल्डबर्ग्स रूल होता है कि कोई भी नॉर्मल बॉइलिंग टेम्परेचर, ये मान लो ये बॉइलिंग टेम्परेचर है, नॉर्मल है, वह 2/3 ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर का होता है। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 2/3 ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर का होता है किसी भी लिक्विड का, गोल्डबर्ग्स रूल है ये। सरफेस टेंशन, ये होगी सरफेस टेंशन बराबर फोर्स अपॉन लेंथ होता है। ठीक है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो सरफेस टेंशन हो गया वर्क अपॉन चेंज इन एरिया, ये भी याद रखो और ये भी याद रखो, इम्पोर्टेंट है। कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी एक्शन में, ठीक है, अगर कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर देन एडहेसिव फोर्स से, तो जो मेनिस्कस बनता है
मेनिस्कस बनता है उसकी शेप कैसी हो जाएगी, कॉन्वेक्स हो जाएगी। याद कैसे करोगे, एफ सी यानी कि कोहेसिव फोर्स सी तो कॉन्वेक्स, और अगर एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन यानी कि स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्स है तो फिर इसकी मेनिस्कस की शेप कैसी हो जाएगी, ये हो जाएगी यू शेप्ड। ठीक है, यू शेप याद हो जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है। आगे देखो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी फोर्स यानी कि नीटा ए डी वी अपॉन डी एक्स। वी है वेलोसिटी, ये हो गया डिस्टेंस, ये हो गया एरिया, और ये हो गया विस्कोसिटी कोफिशिएंट। ठीक है, ये हो गया विस्कोसिटी, नीटा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और इसका इन्वर्स लेने पर विस्कोसिटी का ये आता है फ्लूडिटी, फ्लूडिटी होता है फ्लूडिटी बराबर विस्कोसिटी कोफिशिएंट का इन्वर्स। ये है हमारा पार्ट 1।